स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चौथे खंड को देखेंगे, क्योंकि यह सीरीज चल रही है और इसके पहले हमने 3 पार्ट में जो है एमसीक्यूज को हमने प्रोवाइड किया है हमारे चैनल विधिकारी पर, वो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और यह चौथा खंड है। इसके पहले हमने 150 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है और अब हम आगे बढ़ते हुए आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और यह जो सभी प्रश्न हैं वह सीरियल से हैं और आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक हल कीजिए। इसके अलावा अन्य जो विषय हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन या टॉर्ट है, या उत्तर प्रदेश के सिलेबस, बिहार का सिलेबस, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के जो सिलेबस हैं उनसे संबंधित जो भी एमसीक्यूज के वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको आप ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछे गए हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत, जिसे पंचशील कहा जाता है, यह प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया गया था शरद विरदीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला था। और इसमें यह बताया गया कि किसी साक्ष्य को, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को किन आधारों पर स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का जो केस है यह किससे संबंधित है। तो पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का जो मामला है यह 2 विषयों पर आधारित है। तो इसमें हम मृत्युकालिक कथन से संबंधित है और दूसरा जो है यह संस्वीकृति से संबंधित है, क्योंकि संस्वीकृति की जो पहली बार परिभाषा दी गई है, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है, वह जो है इसी के अंतर्गत दी गई थी। तो अगर विकल्प में दोनों रहता है तो आपको मृत्युकालिक कथन ही लगाना है, क्योंकि कई बार जो है अलग अलग आयोगों ने, किसी ने इसको मृत्युकालिक कथन माना है तो किसी ने इसको संस्वीकृति के ऊपर माना है। तो अगर विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, अगर विकल्प में दोनों हैं तो आपको मृत्युकालिक कथन लगाना है, और दोनों नहीं है और दोनों में से एक है तो इनको आपको लगा देना होगा। तो इसमें जो है निर्णय क्या दिया गया था कि जो मृत्युकालिक कथन है वह मृत्यु की आशंका में किया जाए, ऐसी आवश्यकता कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युकालिक कथन यह हो सकता है, तो यह किस प्रकार का हो सकता है। यह मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, इशारों के द्वारा हो सकता है, अंशतः मौखिक, अंशतः लिखित, संप्रेषण के किसी भी तरीके से, इस प्रकार से इन सभी माध्यम से यह हो सकता है। नेक्स्ट है, ए के जन्म की तारीख का निर्धारण हेतु इसमें से कौन सा सही है। तो अगर कोई व्यक्ति ए है, उसके जन्म का तारीख क्या है, यह एक विवादक प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर उसके निर्धारण के लिए उसके पिता जो कि मृत हैं, अब मर गए हैं, उनके द्वारा अपने मित्र को कोई पत्र लिखा हुआ था उस समय जब वो पैदा हुआ था, और उस पत्र में उन्होंने ए के जन्म के बारे में बताया था। तो ऐसा जो पत्र होगा वह सुसंगत होगा, पहला विकल्प। दूसरा, इसी में एक घुमा के आपसे ये पूछ विकल्प में रख सकता है, तो अगर पिता है और पिता ने जो है अपने मित्र को कोई पत्र लिखा था उस दौरान जबकि वह पैदा हुआ था, तो उसका जो पत्र है वह सुसंगत होगा। एक और बात इसमें आ जाती है कि अगर उसका जो जन्म है वह हॉस्पिटल में हुआ था, तो जिस सर्जन ने सर्जरी के द्वारा उसका जो जन्म कराया था, तो उस सर्जन के द्वारा अपनी जो डायरी है, जो अपने वो है कारोबार के दौरान में मामूली अनुक्रम में रखता है, तो उस डायरी में अगर जिसने उसने अगर कुछ जन्म के बारे में बातें लिखी गई हैं, तो उस डायरी को भी वहां पर पेश किया जा सकता है और वह सुसंगत होगा। नेक्स्ट है, क द्वारा किए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन उसकी मृत्यु के पश्चात सुसंगत हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है कि जिस मकान में क रहता है वह ख का मकान है, यह कथन सुसंगत हो सकता है। इसलिए सुसंगत हो सकता है क्योंकि यह जो कथन है वह धारा 32 का जो तीसरा खंड है इसके अंतर्गत आता है। तो तीसरा खंड क्या बताता है कि जब की जो कथन करने वाला व्यक्ति है, वह जो कथन है उसके हित, धन संबंधी हित या संपत्ति संबंधी हित के विरुद्ध है, और वह जो व्यक्ति है वह मर गया है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान यह अनुमति देता है कि किसी कार्यवाही में लेखबद्ध साक्ष्य को पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि ये एक कार्यवाही है और इस दौरान अगर कोई जो है साक्ष्य पेश किया गया, कोई बहस की गई या कोई बातें वहां पर लेखबद्ध की गई, तो इसी प्रकार की जो दूसरी कार्यवाही है, पश्चातवर्ती कार्यवाही, अर्थात मामला वही है, पक्षकार वही हैं, कार्यवाही जो पश्चातवर्ती चलती है, तो इसमें जो भी बातें यहाँ पर लेखबद्ध की गई थी वह बी नामक जो पश्चातवर्ती कार्यवाही है उसके अंतर्गत भी सुसंगत होंगी। लेकिन
इसमें जो कार्यवाही होनी चाहिए उन्हीं पक्षकारों के बीच में होनी चाहिए या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में होनी चाहिए। और प्रथम कार्यवाही में जो प्रतिपक्षी है अर्थात विरोधी पक्षकार है, उसको प्रति परीक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और दोनों ही मामलों में जो विवादक तथ्य हैं वह सेम होने चाहिए। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 33 के अधीन जो किया गया कथन है वह सुसंगत होगा। तो सुसंगत होगा तो वही तीन बातें जो धारा 33 के अंतर्गत बताई गई हैं वह तब सुसंगत होगा जबकि कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में हो। दूसरी बात है कि प्रथम कार्यवाही में पक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर मिला था और विवादक जो प्रश्न है वह वही है जो कि पहले कार्यवाही में थे, अर्थात प्रथम कार्यवाही में वही थे जो कि दूसरी कार्यवाही में हैं। तो ये सभी जो मामले हैं वहां पर अगर होते हैं तभी वह जो कथन है वह सुसंगत होगा। नेक्स्ट है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं? तो यह धारा 34 के अंतर्गत सुसंगत हैं। तो लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से तात्पर्य क्या है कि अगर कोई पुराना डॉक्यूमेंट है उसी के अंतर्गत कोई बात लेखबद्ध कर दी गई है तो ऐसी जो लेखबद्ध प्रविष्टि है वह बाद में किसी न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है तो वह सुसंगत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की सुसंगतता से अर्थात धारा 34 से संबंधित है? तो एल के आडवाणी बनाम सीबीआई का जो मामला है वह इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है अ ने ब पर 10,000 रुपए 1,000 रुपए का वाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में ब को इस रकम का ऋणी दर्शाया। तो इस तरह की जो प्रविष्टि है जो कि उसने अपनी डायरी में किया था वह सुसंगत होगी धारा 34 के अंतर्गत, क्योंकि वह जो है जिस समय धन दिया था उसने उसी समय उसने अपनी लेखांकन डायरी में उसको नोट कर दिया था। तो अब जो है आज के डेट में अगर वह अपने रकम का दावा करता है और ब जो है उससे इनकार करता है कि हमने तुम्हारा पैसा लिया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी डायरी को साक्ष्य के रूप में पेश कर सकता है और बता सकता है कि तुमने हमसे कर्ज लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्य पालन में लोक सेवक के द्वारा की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में प्रविष्टि की सुसंगति से संबंधित जो प्रावधान है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर अपने कर्तव्य के पालन में किसी लोक सेवक के द्वारा किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत या अभिलेख रिकॉर्ड के अंतर्गत या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत अगर कोई जो बात है उसको उसमें दर्ज किया जाता है या उसमें लिखा जाता है तो वह सुसंगत होगा। और किस धारा के तहत? तो धारा 35 के अंतर्गत सुसंगत होगा। लेकिन जो लोक सेवक के द्वारा ऐसा जो प्रविष्टि है वह अपने कर्तव्य पालन के दौरान की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों, चार्टों और रेखांकनों में प्रकाशित हैं वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य हैं? तो मानचित्र, चार्ट और रेखांकन से संबंधित जो कथन है अर्थात इनके द्वारा अगर कोई कथन किया जा रहा है तो ऐसा जो कथन होगा वह धारा 36 के अंतर्गत सुसंगत होता है। लेकिन इसको किसके अधीन बनाया जाना चाहिए? तो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन इसको तैयार किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पहला देखते हैं धारा 35 के अंतर्गत कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगतता। तो इसके संदर्भ में प्रावधान धारा 35 के अंतर्गत है, यह सही है, सुमेलित है। और दूसरा है धारा 36 को देखते हैं कि मानचित्रों, चार्टों और रेखांकनों के कथनों की सुसंगत के बारे में प्रावधान किया गया है, यह भी सही है। और यह जो कथन है किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो यह केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन इसको तैयार किया जाना चाहिए, यह जो मानचित्र, चार्ट और रेखांकन है। तीसरा है धारा 37। तो धारा 37 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन अगर किया जाता है तो वह क्या कथन जो है सुसंगत होगा। और चौथा है धारा 38 के अंतर्गत लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की सुसंगतता। तो धारा यह जो है 38 के अंतर्गत नहीं दी गई है, तो यह किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की सुसंगतता के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 38 में क्या है कि विधि की जो पुस्तकें हैं
उसमें अगर कोई अंतर्विष्ट कथन है, विधि का कोई कथन है, तो वह सुसंगत होगा। तो विधि की पुस्तकों में अगर कोई कथन किया गया है तो वह सुसंगत होगा धारा 38 के अंतर्गत। और लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां धारा 34 के अंतर्गत। तो यहाँ पर चौथा विकल्प ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा जो प्रतिस्थापित की गई धारा है वह धारा 39 है। इसको कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, प्री परीक्षा में, और यहाँ पर यह प्रतिस्थापित की गई थी। और इसमें प्रावधान किसके बारे में है? तो 39 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब की कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों की आवली का भाग है, तब जो है वह साक्ष्य किस प्रकार से उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में पूर्व न्याय का सिद्धांत समाहित है? तो पूर्व न्याय का सिद्धांत जो है धारा 40 के अंतर्गत समाहित है। अब आप यहाँ देखिए 40 से लेकर धारा 43, यह चार धाराएं ऐसी हैं, 40, 41, 42 और 43, इतनी महत्वपूर्ण है कि आपसे यहाँ पर मेंस में सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इन तीनों चारों धाराओं को बेहतर तरीके से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, लगातार मेंस इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इसको जब हम आपको मेंस के लिए जो क्लास जब आप हमारे साथ शामिल होंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें हम नोट्स भी देंगे, तो आप जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको 42 से और धारा 43 से यहाँ से मेंस में जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बताए जाते हैं। तो हम देखते हैं धारा 40 को, इसमें क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से अथवा विचारण से विधि के द्वारा निवारित कर देता है। अर्थात किसी निर्णय, डिक्री, आदेश को अगर पेश कर दिया गया तो उसके पेश किए जाने के बाद जो कोई विचारण चल रहा है वह विचारण रोक दिया जाएगा। और ऐसा रोका जाएगा कैसे? विधि के अनुसार। उदाहरण देखिए कि एक एक मामला है, एक विषय वस्तु है, और इसमें जो पक्षकार हैं एक्स और वाई हैं, और इस ए का जो डिसीजन है यह कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है और इस पर डिक्री पारित कर दी गई है। अब इन्हीं पक्षकारों के द्वारा फिर से अगर कोई इसी विषय वस्तु पर उसी न्यायालय के समक्ष अगर कोई वाद लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह जो डिक्री है, यह जो निर्णय, डिक्री या आदेश है, इसको अगर पेश कर दिया जाता है तो जो बाद वाला जो विचारण है वो उसको रोक दिया जाएगा। यही कथन जो कहाँ किया गया है? धारा 40 के अंतर्गत। सीपीसी में यही प्रावधान कहाँ है? तो धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी प्रकार से सीआरपीसी को अगर आप देखेंगे तो वहां पर धारा 300 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में किस अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो धारा 41 जो है यह इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक और दिवाला विषयक, इन विषय के चार विषयों के संदर्भ में अगर इनकी अधिकारिता के संदर्भ में अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय, डिक्री, आदेश पारित किया जाता है तो वह जो है क्या होगा? वह एक निश्चायक सबूत होगा। तो इसलिए यहाँ पर शामिल नहीं है या उल्लेख नहीं है, तो राजस्व विषयक जो है यह ऐसा कोई विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? तो सर्वबंधी निर्णय जो है वही है जो कि धारा 41 के अंतर्गत बताया गया है। विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, प्रोबेट विषयक, दिवाला विषयक। तो यहाँ पर जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन यह सर्वबंधी निर्णय नहीं है, बल्कि यह क्या है? यह व्यक्तिबंधी निर्णय है। अपमान लेख के अंतर्गत यह भी जो है व्यक्तिबंधी के अंतर्गत आता है। सर्वबंधी यह विवाह विच्छेद अर्थात विवाह विषयक है, क्योंकि यह धारा 41 के अंतर्गत आ रहा है और इसीलिए यह सर्वबंधी प्रकृति का है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में जो वर्णित उपधारणा है वह किस प्रकार की है? तो धारा 41 का अगर दूसरा पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत होगा। तो निश्चायक सबूत जो होता है वह विधि की अखंडनीय उपधारणा होती है, अर्थात उसको साक्ष्य को पेश करके उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियों की सुसंगत के विषय में कौन सा जो कथन है वह सत्य है? तो धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, डिक्री या आदेश
कि सुसंगति के बारे में जो प्रावधान है वह कहाँ दिया गया है, तो धारा 42 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 41 में वर्णित से भिन्न अर्थात जो प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक और दिवाला विषयक अधिकारिता के अधीन कोई निर्णय दिया जाता है तो यह जो है धारा 41 के अंतर्गत निश्चायक सबूत होता है। लेकिन इन चारों के अलावा अगर किसी मामले में कोई निर्णय, डिक्री, आदेश पारित किया जाता है तो वह क्या होगा, तो धारा 42 के अंतर्गत यही बताया गया है कि इन चारों विषयों से भिन्न किसी विषय से संबंधित कोई निर्णय, डिक्री, आदेश अगर पारित किया जाता है तो 42 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि वह जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है तो वह क्या होगा, सुसंगत है। तो वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हो तो सुसंगत नहीं है, तो यह कथन गलत है। दूसरा है कि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हो तो वे सुसंगत हैं और ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री उन बातों का निश्चायक सबूत है जिनका वे कथन करती हैं, तो यह भी गलत है। तीसरा कथन देखेंगे कि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो क्या है, सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं है जिनका वह कथन करती हैं। यही तीसरा विकल्प सही है और यह जो प्रावधान है वह धारा 41 के बाद धारा 42 के अंतर्गत किया गया है। अब जो है धारा 42 पर एक बेहतरीन उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर जो प्रश्न है पूछा जाता है और यह मेंस में कई बार पूछा गया है और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो देखते ही आपको सेक्शन याद आ जाएगा और उसका डिसीजन भी याद आ जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क है वह अपनी भूमि पर अतिचार करने के लिए ख के ऊपर वाद ले आता है कि ख ने हमारी भूमि पर अतिचार कर लिया है। अब ख कहता है कि यह उसकी भूमि नहीं है बल्कि वह क्या है, एक लोक मार्ग है अर्थात एक रास्ता है। क इस बात से इनकार करता है और कहता है कि यह मार्ग नहीं है बल्कि हमारी जमीन है। ऐसी स्थिति में क के द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद लाया गया था पहले और ग ने उसे जो है मार्ग का अस्तित्व अवगत किया था, अर्थात ग ने कहा था कि वह मार्ग है और न्यायालय के द्वारा ग की बातों को स्वीकार कर लिया गया और ग के पक्ष में वहां पर निर्णय दे दिया गया था। तो ऐसी जो निर्णय दिया गया था उस डिक्री को यहाँ पर पेश किया जा रहा है ख के द्वारा और ख कहता है कि देखिए आपने यहाँ पर डिक्री पारित किया था कि यह जो भूमि है वह एक मार्ग है और इस ग के पक्ष में डिक्री पारित करते हुए आपने यही बताया था कि यह एक मार्ग है, इसलिए अभी आप यह बात को निर्धारित कीजिए क्योंकि आपका जो डिक्री है वह इस बात को निश्चायक सबूत है कि वह जो है क की भूमि नहीं है बल्कि मार्ग है। तो ऐसी जो डिक्री पेश की जाती है वह क्या होगी, तो ऐसी जो डिक्री पेश की जा रही है वह सुसंगत है। सुसंगत तो है लेकिन इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि जो मार्ग का अधिकार है वह अभी भी अस्तित्व में है। तो इसका जो सही उत्तर है यही चौथा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, डिक्री, आदेश कब सुसंगत हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यह ऐसे प्रश्न होते हैं प्री परीक्षा में, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है तो वहां पर दिमाग घूम जाता है कि पूछना क्या चाह रहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं अमूमन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उसमें जो है दिमाग चकरा जाता है क्योंकि परीक्षा में प्रेशर ज्यादा होता है। तो आप जो है अगर पहले से समझे रहेंगे तभी इसको कर पाएंगे। अब प्रश्न पे देखते हैं कि ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश जो कि न तो धारा 40 के अंतर्गत अर्थात पूर्व निर्णय के रूप में आते हैं, न धारा 41 के अंतर्गत अर्थात प्रोबेट, विवाह, नवाधिकरण, दिवाला विषयक अधिकारिता के अधीन दिए गए हैं और न ही धारा 42 के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश जो इन तीनों ही धाराओं के अंतर्गत नहीं आते हैं और वह कब सुसंगत होंगे। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 43 के अंतर्गत सुसंगतता के बारे में दिया गया है कि यह कब सुसंगत होंगे। इसमें यह बताया गया है कि इन तीनों धाराओं में वर्णित से भिन्न निर्णय, डिक्री, आदेश संगत नहीं होंगे जब तक कि वह क्या है कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व स्वयं विवादक न हो। अर्थात अगर उनका निर्णय जो है निर्णय, डिक्री, आदेश का जो अस्तित्व है वह स्वयं विवादक तथ्य हो तब वह क्या होगा, सुसंगत होगा। दूसरी बात है कि या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत वह सुसंगत न हो, तो यह जो है दोनों ही परिस्थितियों में यह सुसंगत होगा। नेक्स्ट है ब का अभियोजन अ इसलिए करता है क्योंकि उसने अ की गाय चुराई है। ब दोष सिद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद अ उस गाय के लिए जिसे ब ने दोष सिद्ध होने से पूर्व स को बेच दिया था, स पर वाद लाता है। अ तथा स के मध्य चल रहे वाद में ब की दोष सिद्ध के निर्णय की क्या महत्ता होगी।
अब आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह इतनी बार पूछा गया है। एविडेंस एक्ट का सबसे इधर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, जो कि आपको जो है परेशान करता है और बार-बार यह पूछा भी जाता है। तो धारा 43 के अंतर्गत 3 ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि बार-बार आपसे पूछे जाते हैं। अमूमन आप कोई भी मेंस लिखने जाते हैं, यह एक प्रश्न आपसे ज़रूर यहाँ से फँस जाता है। तो इसको उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि ए है, इसने बी पर वाद लाया कि उसने उसकी गाय चुराई है। अब यह वाद चल रहा है, मुकदमा लंबित है इन दोनों के बीच। इसी दौरान ब जो है इस गाय को सी को बेच देता है। अब बाद में जो बी है यह दोषी करार दिया जाता है। इसके बाद ए जो है यह सी के ऊपर भी वाद ले आता है कि तुमने जो है उस गाय को क्यों खरीदा था। और ऐसी स्थिति में जो सी के विरुद्ध उसने जब वाद लाया, तो वहां पर जो बी के विरुद्ध उसको डिक्री प्राप्त हुई है, उस डिक्री को पेश कर रहा है। तो ऐसी जो डिक्री होगी वह सुसंगत नहीं होगी, अर्थात वह विसंगत होगी। क्यों विसंगत होगी? क्योंकि धारा 43 यही कहता है कि ऐसी डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश का अस्तित्व स्वयं विवादक तथ्य न हो। यह जो डिक्री पारित की गई है बी के विरुद्ध, अगर यह स्वयं विवादक तथ्य है या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत वह सुसंगत नहीं है, तब ही जो है वह तो पेश किया जाएगा और सुसंगत होगा, अन्यथा वो सुसंगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह जो प्रश्न है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह धारा 43 से संबंधित है, क्योंकि हमने बताया कि धारा 43 के अंतर्गत 2-3 केस ऐसे हैं जो कि आयोग को बहुत ही उनके फेवरेट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको मेंस में और प्री में भी जो है प्रश्न बार-बार पूछा जाता है। तो प्रश्न की देखते हैं, इसमें क्या है कि क अपनी पत्नी ग के साथ जारता करने के लिए ख का अभियोजन करता है। अर्थात जो है क है वह ख पर मुकदमा लाता है कि उसने उसकी पत्नी ग के साथ जार कर्म किया है। ख जो है इस बात से इनकार करता है कि जो क की पत्नी है वह ग है। अर्थात जो है ख कहता है कि ग क की पत्नी नहीं है, परंतु न्यायालय है वह जारता के लिए ख को दोष सिद्ध घोषित करता है, उसको दोषी ठहराता है। उसके बाद क के जीवन काल में ही उसकी पत्नी जो है वह ख के साथ दुर्विवाह कर लेती है। अर्थात क के जीवन काल में उसकी पत्नी जो ग है वह ख से विवाह कर लेती है और क द्विविवाह के लिए अपनी पत्नी ग को अभियोजित करता है। ग कहती है कि वह कभी भी क की पत्नी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो क है और वह जो जारता के मामले में ख के विरुद्ध जो न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया गया था, उस निर्णय को पेश करता है। तो ऐसी स्थिति में वह जो जो निर्णय है वह ग के विरुद्ध अर्थात अपनी पत्नी के विरुद्ध जो पेश करता है, तो वह निर्णय क्या होगा? सुसंगत नहीं होगा। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आप फिर से समझें इस प्रश्न को कि क एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी कौन है? ग है, और ग के साथ एक तीसरे व्यक्ति का अफेयर है, जारता कर रहा है, उसका नाम ख है। अब यहाँ पर जब क है वह ख के ऊपर वाद लाता है कि इसने जो है हमारी पत्नी के साथ जारता किया है, और न्यायालय इसके विरुद्ध जो है डिक्री पारित कर देता है या इसको दोषी ठहराता है। बाद में जो है क के जीवन काल में ही ग और ख जो है यह शादी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क है वह अपनी पत्नी ग के ऊपर फिर से मुकदमा लाता है कि इसने हमारे जीवन काल में दुर्विवाह किया है, और यहाँ पर ग कहती है कि हमारी शादी कभी क के साथ हुई ही नहीं थी। तो न्यायालय जो है अपनी शादी को साबित करने के लिए जो ख के विरुद्ध जारता के मामले में न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था, उस निर्णय को पेश कर रहा है, उस डिक्री को पेश कर रहा है कि देखिए साहब, हमारी शादी इसके साथ हुई थी और इसका प्रमाण यह है कि यह हमारी बीवी थी और इसने ख के साथ जारता किया था। उस मामले में आपने ख के विरुद्ध निर्णय पारित किया था। तो उस डिक्री को अगर पेश किया जाता है तो वह जो डिक्री है वह जो ग है उसके विरुद्ध सुसंगत नहीं होगी, और धारा 43 में यही बताया गया है कि यह सुसंगत नहीं होगी जब तक कि ऐसा निर्णय, डिक्री या आदेश का जो अस्तित्व है वह स्वयं विवादक तथ्य नहीं है या वह इस अधिनियम के किसी अन्य जो उपबंध हैं उनके अंतर्गत सुसंगत नहीं है, तो यह जो है क्या होगी? सुसंगत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि यह जो है आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। नेक्स्ट है, कौन यह दर्शित कर सकेगा कि धारा 40, 41 या 42 के अधीन कोई सुसंगत निर्णय, आदेश या डिक्री जो प्रतिपक्षी के द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय के द्वारा दी गई थी, जो उसे देने के लिए अक्षम था या उसे कपट के द्वारा या दुसंध के द्वारा प्राप्त की गई थी। तो इसको कौन साबित कर सकेगा?
तो यह जो है सबसे पहले धारा 44 के तहत इसको साबित किया जाता है। और 44 के अंतर्गत कौन साबित कर सकेगा? तो वाद का कोई भी पक्षकार इस बात को साबित कर सकेगा। तो धारा 44 के अंतर्गत क्या बताया किया गया है कि वाद या अन्य कार्यवाहियों का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश जो कि धारा 40, 41 और 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी के द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय के द्वारा दी गई थी, जो उसको देने के लिए असमर्थ था या उसको कपट के द्वारा या दुसंध के द्वारा उसको प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है, विशेषज्ञों की राय से संबंधित जो प्रावधान है वह साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं के अंतर्गत दिए गए हैं? तो धारा 45 से लेके धारा 51 के अंतर्गत जो विशेषज्ञ की राय या अन्य व्यक्तियों की राय के संदर्भ में जो प्रावधान है वह किया गया है। तो राय के बारे में या विशेषज्ञ की राय के बारे में या अन्य व्यक्ति की राय के बारे में, तो ये 2-3 प्रकार से यहाँ पर घुमा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको 45 से लेके 51 तक की जो धाराएं हैं उनको याद रखना है। नेक्स्ट है, विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो विशेषज्ञ की राय जो है वह धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत है। और 45 के अंतर्गत जो राय दी जाती है वह कुछ विषय हैं उन्हीं के संदर्भ में दी जाती है, अन्य सभी मामलों में नहीं। तो जैसे उसमें विषय कौन कौन से हैं? विदेशी विधि है, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय यह किस प्रकार का साक्ष्य होता है? तो धारा 45 के अंतर्गत जो विशेषज्ञ की राय होती है वह क्या है? सुसंगत होता है। पहली बात यह जाने कि वह सुसंगत होता है, लेकिन वह निश्चायक प्रमाण नहीं होता। तो यह चौथा विकल्प सही है। और यहाँ पर निश्चायक प्रमाण यह नहीं होता है, सुसंगत नहीं है यह भी गलत है, ग्राह्य नहीं है यह भी गलत है, क्योंकि यह सुसंगत भी है, ग्राह्य भी है, लेकिन यह निश्चायक सबूत नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस केस में यह प्रतिपादित किया गया या यह निर्णय दिया गया कि साक्षी को विशेषज्ञ होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास कोई उपाधि हो? तो इसके बारे में हम कई केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी हम देखेंगे हम, जहाँ से प्रश्न जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। यह जो केस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यह कौन सा निर्णय था या कौन सा केस था, इसमें कहा गया कि साक्षी को विशेषज्ञ होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने उस विषय में पीएचडी किया हो या कोई विशेष दक्षता हासिल की हो, वह अपने अनुभव के द्वारा भी विशेषज्ञ बन सकता है। तो अब्दुल रहमान बनाम मैसूर राज्य का केस यह इसी संदर्भ में है। और इस केस में निर्णय क्या दिया गया? तो निर्णय यह था कि उसमें जो विवाद था वह सोने की शुद्धता का प्रश्न था। अर्थात सोने की शुद्धता जो चेक करने के लिए जो सुनार के पास ले जाया गया, वह जो स्वर्णकार व्यक्ति था वह जो है कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन अपना जो पेशा है वह बहुत लंबे समय से करता आ रहा था, तो वह उस मामले में एक्सपर्ट हो गया था। तो इस प्रश्न का अवधारण करने में एक साधारण सुनार की राय जो है वह ग्राह्य की गई, यद्यप उसको अनुभव को छोड़ करके अन्य कोई उपाधि या अन्य कोई डिग्री नहीं थी। यह निर्णय कौन सा है? अब्दुल रहमान बनाम मैसूर राज्य का। और यह मैसूर हाई कोर्ट का निर्णय था, न कि सुप्रीम कोर्ट का। 1972 में दिया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजी कुत्ते के द्वारा खोजा गया जो साक्ष्य है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो अगर कोई खोजी कुत्ता है, अगर वह कोई साक्ष्य खोज रहा है, तो ऐसा जो साक्ष्य होगा वह क्या होगा? वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। और ये इसके बारे में एक केस है, अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला यह किससे संबंधित है? तो यह खोजी कुत्ते के द्वारा जो खोजा गया साक्ष्य है वह किस प्रकार का साक्ष्य होगा? वैज्ञानिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। यही निर्णय इस केस में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है? हमने धारा 45 को देखा था। 45 के अंतर्गत यह स्पष्ट बताया गया था कि विशेषज्ञ की राय जो है यह किन किन विषयों पर दी जा सकती है। तो यह 5 विषयों पर दी जाती है। विदेशी विधि, विज्ञान, अंगुली चिन्ह, कला, हस्तलेख, ये सब है, लेकिन इसके अंतर्गत भारतीय विधि नहीं आती है। तो धारा 45 में यही दिया गया है कि यह जो है विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह के संदर्भ में विशेषज्ञ की राय सुसंगत तथ्य है। और इस क्षेत्र में विशेष कुशल व्यक्ति जो है वह क्या कहलाता है? विशेषज्ञ कहलाता है। यह भी कहाँ बताया गया है? तो धारा 45 के अंतर्गत ही बता दिया गया है कि अगर इन क्षेत्रों के अंतर्गत कोई व्यक्ति विशेष रूप से कुशल है तो वह विशेषज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषज्ञ की राय ये इसका क्या प्रभाव है या किस प्रकार का साक्ष्य है?
तो विशेषज्ञ की राय जो है यह सुसंगत होता है, ग्राह्य भी होता है, समर्थनकारी है, पुष्टिकारक है, यह सभी होता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है। तो तीसरे पक्षकार अर्थात एक वादी है, एक प्रतिवादी है और यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति है जिसे विशेषज्ञ कहा गया है। यह विशेषज्ञ क्या है? तीसरा व्यक्ति है। तो इसकी राय जो है धारा 45 के अंतर्गत सुसंगत होती है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य के परीक्षक की राय जो है वह धारा 45 ए के अंतर्गत सुसंगत है और इसे जो है कब जोड़ा गया तो इसको 2008 में जो है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसके तहत जोड़ा गया था। तो इसको आप सन 2000 से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको 2008 में जोड़ा गया था क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जो प्रावधान है वह जो है सन 2000 में जोड़े गए थे, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में जो उसके एग्जामिनर की राय है उसके बारे में जो प्रावधान है 45 ए के अंतर्गत जोड़ा गया है और यह 2008 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है किसी बातचीत का टेप रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य होता है, यह निर्णय किस केस में दिया गया था। तो आप टेप रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको तुरंत जो है मलकानी का केस याद आता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा कि टेप रिकॉर्ड क्या है, एक दस्तावेजी साक्ष्य है, इसलिए आर एम मलकानी का जो केस है यह यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ पर रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी का मामला सही है। और आगे हम देखते हैं कि टेप रिकॉर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, उसमें कुछ डिसीजन दिए गए थे। तो रामा रेड्डी बनाम राज्य का जो मामला है या वीवी गिरी का जो मामला है, यह इसमें क्या कहा गया कि बातचीत अगर चल रही है और उसका टेप रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंतर्गत आ जाता है, दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आ जाता है। तो टेप रिकॉर्ड साक्ष्य हो सकते हैं केवल उस साक्षी के कथन की संपुष्टि में जो यह कहता है कि उसके और दूसरे वक्ता के बीच में वही बातचीत हुई थी जो कि टेप द्वारा अभिलिखित किया गया था। यह निर्णय दिया गया था रामा रेड्डी बनाम बीबी गिरी के केस में। दूसरा महत्वपूर्ण केस इस पर है आर एम मलकानी का, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है और अगर दस्तावेजी साक्ष्य का नाम आता है तो तुरंत जो है लोग इसी को टिक मार देते हैं। यहाँ पर इसीलिए हमने कहा कि आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इस केस में क्या कहा गया कि टेप रिकॉर्ड की गई जो बातचीत है वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, लेकिन वह इस बात का जो प्रमाणित जो है उसकी जो प्रामाणिकता है, प्रासंगिकता है और विश्वसनीयता है, उनको जो है वहां पर चेक किया जाना आवश्यक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण इस पर केस है उसका है नाम कि तुकाराम एस दिघाले बनाम मानिक राव शिवाजी कोकाटे। यह 2010 का मामला है। इसमें भी टेप रिकॉर्ड को दस्तावेज माना गया और किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में टेप रिकॉर्ड के साथ अधिक आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता और शुद्धता के बारे में सबूत का जो मानक है वह अधिक कठोर होना चाहिए। ऐसा जो निर्णय है वह तुकाराम एस दिघाले। तो इसलिए आपको यहाँ पर इन तीनों ही केस को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्को टेस्ट के अंतर्गत अगर कोई साक्ष्य दिया जाता है या कोई कथन किया जाता है तो ऐसे जो कथन की प्रकृति क्या होगी। तो उसको जो है किस प्रकार का जो साक्ष्य माना जाएगा, यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसमें जो कि संविधान से भी संबंधित है, वहां से भी यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का जो मामला है वह नार्को टेस्ट से के द्वारा दिए गए कथन की प्रमाणिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट जो है साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। तो यह जो है किस धारा के अंतर्गत ग्राह्य है, तो आपको धारा 45 को देखना होगा। 45 के अंतर्गत इसलिए ग्राह्य है क्योंकि वहां पर यह विशेषज्ञ के द्वारा यह जो है प्राप्त की जा रही है और विशेषज्ञ की राय जो है वह धारा 45 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है, ऐसा जो निर्णय है यह किस केस में दिया गया था। तो अभी हमने देखा कि एक सुनार भी विशेषज्ञ हो सकता है जो कि विशेष कोई उपाधि नहीं हासिल किया है, वह निर्णय देखे। कुत्ते के द्वारा अगर कोई साक्ष्य दिया जाता है तो वह वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत। तो आपको ये सारे जो केस हैं उनको आपको विधिवत ध्यान पूर्वक याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से अगर कंफ्यूजन हुआ तो प्रश्न तुरंत गलत होगा और उत्तर प्रदेश में माइनस मार्किंग 1/3 की होती है, तो यहाँ पर बैक भी बहुत तेजी से आदमी जाता है। इसलिए जो है आपको प्रश्नों को केस को कंठस्थ करना होगा। तो विशेषज्ञ एक विद्यार्थी भी हो सकता है, यह निर्णय दिया गया था कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता का और यह एपीओ की परीक्षा में आपको कम से कम 4-5 बार यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में।
और एक दूसरा भी केस है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसी के साथ इसको भी ध्यान रखिए कि इस मामले में क्या कहा गया कि एक विशेषज्ञ को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अपने प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा एक राय देने की योग्यता हासिल कर ली है, किंतु एक सामान्य साक्षी में ऐसी योग्यता नहीं होती। तो यह किस केस में निर्णय दिया गया? तो यह बालकृष्ण अग्रवाल बनाम राधा देवी और अन्य का मामला है। नेक्स्ट है रेस इंटर इलिया एक्टा। तो यह जो सूक्त है या सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या होगा कि अन्य लोगों के मध्य की बातें। तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो जो है यह किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो यह भी जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। यह धारा 46 के अंतर्गत आती है। इसी तरह से आपको एक सूक्त और इसी प्रकार से इसी से मिलता जुलता आपको ध्यान ध्यान रखना चाहिए, रेस इप्सा लोक्यूटर। तो रेस इप्सा लोक्यूटर, तो यह किस धारा से संबंधित है? तो यह धारा 106 से संबंधित है। तो इन दोनों ही सिद्धांतों को आपको ध्यान रखना होगा। अब धारा 46 के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है? तो इसको भी एक लाइन में देख लीजिए। तो इसमें विशेषज्ञ की राय के संदर्भ में जो तथ्य हैं वह कब सुसंगत होंगी, इसी के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वे सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञ की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों। यह जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 46 में दिया गया है। और यह बताता है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वे भी सुसंगत होंगे यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हैं या उनसे असंगत हों, जबकि ऐसी रायें सुसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला देखते हैं धारा 46। तो इसमें क्या बताया गया है? विशेषज्ञ की राय। तो यह ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धारा 46 में जो है विशेषज्ञ की राय के बारे में प्रावधान नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य के बारे में प्रावधान है। और विशेषज्ञ की राय के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 45 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 47 में हस्तलेख के बारे में राय, यह बिल्कुल सही है, सुमेलित है। दूसरा है धारा 47A, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय की प्रावधानित है, यह भी सही है। और इसे जोड़ा कब गया है? तो सन 2000 में इसको जोड़ा गया है। और तीसरा है धारा 48। तो इसमें अधिकार अथवा प्रथा के बारे में राय के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिकार अथवा रूढ़ ही है। और प्रथा के बारे में राय जो है वह धारा 49 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, जबकि न्यायालय को ये राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी है या हस्ताक्षरित की है, तब किसकी राय सुसंगत होगी? तो अगर न्यायालय को यह धारणा बनानी है कि कोई जो डॉक्यूमेंट है या कोई दस्तावेज है उसको किस व्यक्ति ने लिखा है या उस पर किसने अपना सिग्नेचर किया है, तो ऐसे व्यक्ति की राय वहां सुसंगत होगी जो कि उस हस्तलेख से या उस हस्ताक्षर से परिचित है। अब इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 47 में। अब परिचित कौन व्यक्ति होगा? तो इसी के बारे में भी जो प्रावधान है वो धारा 47 का जो स्पष्टीकरण है उसके अंतर्गत दिया गया है। तो यह जो ये प्रश्न है इसमें हम देखेंगे कि कौन सा जो व्यक्ति है वह किसी हस्ताक्षर से या हस्तलेख से परिचित समझा जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति किसी हस्ताक्षर या हस्तलेख से परिचित समझा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा है या उसने अपने जो लेटर लिखा है उस लेटर के उत्तर में जो है वहां पर कोई दस्तावेज प्राप्त किया है, जबकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उसके द्वारा जो है बराबर वहां पर संव्यवहार होता रहता है या आदान प्रदान पत्रों का होता रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह माना जाएगा कि वह क्या है, उसके हस्तलेख से या हस्ताक्षर से परिचित है। यह भी जो प्रावधान है वो धारा 47 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है। तो यह तीन बातें हैं, इनको आपको नोट करना होगा, बेयरेक्ट में आपको मार्क लगा देना होगा, क्योंकि मेंस में आपको इन तीनों बातों का जिक्र अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इनका जिक्र कंपलसरी है, आपको इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी, सी तथा डी ने ए को कभी लिखते हुए नहीं देखा है। अब वही जो है धारा 47 पर भी यह प्रश्न है और ये प्रॉब्लम बेस्ड है। अब आप इसको देखिए कि बी, सी और डी हैं, यह तीनों व्यक्तियों ने ए को कभी भी लिखते हुए नहीं देखा, परंतु वे ए के हस्तलेख के संदर्भ में राय देते हैं। तीनों व्यक्ति हैं, इन्होंने कभी नहीं देखा कि एक लिख रहा है, कैसे लिखता है, क्या लिखता है, लेकिन यह ए के हस्तलेख के बारे में अपनी राय देते हैं।
तो इनकी जो राय होगी वह कब सुसंगत होगी। तो इनकी राय सुसंगत है या नहीं है, तो इसको हम प्रश्न के विकल्प के रूप में देखेंगे। तो बी की राय यहाँ पर सुसंगत होगी, इसलिए होगी क्योंकि बी दिल्ली में एक व्यापारी है और ए ने उसको संबोधित करके कई पत्र लिखे हैं। तो यह बिल्कुल सही है और ऐसा जो बी की राय है वह सुसंगत होगी। सी की राय की सुसंगतता के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी भी राय सुसंगत होगी, क्योंकि जो सी है वह ए का लिपिक है, उसका क्लर्क है और सी का कर्तव्य क्या है कि ए के द्वारा कोई पत्र लिखा जाता है उसको देखना, उसको चेक करना, फाइल करना। तो यह भी सुसंगत हो जाएगा। और तीसरा है डी, तो डी व्यक्ति की जो राय है वह भी सुसंगत होगी, क्योंकि डी जो है वह ई का दलाल है और ए द्वारा ई को लिखे गए पत्रों को वह उसके समक्ष बराबर ले जाता है। तो इसके लिए जो है डी की भी जो सलाह है या राय है वो भी सुसंगत होगी। तो यह सभी जो व्यक्ति हैं उनकी राय सुसंगत होगी, इसलिए कि वह जो हस्तलेख है वह ए का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब किसकी राय सुसंगत तथ्य है। तो यह जो प्रावधान है, यह जो प्रश्न है, यह धारा 47A से संबंधित है। अब 47A को देखेंगे तो उसमें न्यायालय को जब राय बनानी होती है तब प्रमाण कर्ता अधिकारी की जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, तो उसकी जो राय होगी वह क्या होगी, सुसंगत होगी। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत या मान्य घोषित किया गया है। तो डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल हस्ताक्षर को धारा 47A के अंतर्गत मान्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रूढ़ के अस्तित्व के बारे में राय को मानती है या सुसंगत बनाती है। तो यह धारा 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रथा के प्रमाण का तरीका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में निहित है। यह 32(4), 32(7) और धारा 48, इन सभी में ही यह निहित है। नेक्स्ट है, प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता। तो प्रथा का जो साक्ष्य है वह नहीं दिया जा सकता, तो जो आपराधिक अधिकार हैं उनको साबित करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 49 में किस प्रकार की प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय सुसंगत है। तो धारा 49 को जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार की जो राय है वह सुसंगत होती हैं। जैसे जो मनुष्यों के किसी अधिकार, निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों से संबंधित हैं तो यह सुसंगत होगी। जो किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन से संबंधित हैं तो यह भी सुसंगत होगी। तीसरा है जो विशिष्ट वर्गों के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों से संबंधित हैं। इस प्रकार से इन सभी ही मामलों में यह सुसंगत होंगी। तो आपको यहाँ पर प्रथा और रूढ़ि, इन दो बातों को अलग करके पढ़ना होगा। तो रूढ़ि जो है यह किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, तो यह धारा 48 के अंतर्गत। लेकिन यह अगर प्रथा पूछता है तो प्रथा जो है धारा 49 के अंतर्गत सुसंगत होता है। प्रथा के सिद्धांतों के बारे में अगर कोई राय है तो धारा 49 के अंतर्गत, और रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में कोई राय है तो धारा 48 के अंतर्गत। तो दोनों को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रथा और रूढ़ि को अमूमन एक जैसा ही मान लिया जाता है, यहाँ पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। अगर वह अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय पूछ रहा है तो वह जो है धारा 48 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किन्हीं व्यक्तियों के मध्य नातेदारी के बारे में राय बनानी हो तब निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। तो आपको सही नहीं कौन सा है इसको देखना है। और यह जो एक बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं उनको देखते ही कई बार घबराहट होने लगती है, खास करके जो नए लोग हैं, नए जो एस्पिरेंट हैं उनके। तो आपको किसी भी प्रश्न को जो बहुत बड़ा लिखा गया है या मात्र 2 लाइन का है, एक धारा पूछ ली गई है, तो इनको देख करके बहुत परेशान नहीं होना है। अगर बड़े प्रश्न हैं तो सबसे पहले आप धैर्य के साथ उसको पढ़िए, उसमें पूछ क्या रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े-बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही आसान होते हैं। आप उसको घबराहट में गलत कर देते हैं। तो यहाँ भी इसी प्रकार का प्रश्न है कि एक बड़ा लंबा सा प्रश्न पूछा गया है कि जब किन्हीं व्यक्तियों के मध्य नातेदारी के बारे में राय बनानी हो तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह प्रश्न सबसे पहले देख लीजिए, धारा 50 से संबंधित है। धारा 50 के अनुसार ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में
किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अभिव्यक्त या उसके आचरण के द्वारा अभिव्यक्त रूप से राय प्रकट की जाती है, जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में ज्ञान के विशेष साधन है, तो वह क्या होगा? सुसंगत तथ्य है। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494, धारा 495, 497 और 498 के अधीन अभियोजन में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तो यह भी सही है, हमसे गलत कथन पूछा गया है। तो तीसरा जो है देखते हैं कि आईपीसी की धारा 494, 495, 497, 498 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त होगी। तो यह जो है सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके माध्यम से हमने कुल 4 वीडियो को कंप्लीट किया और 4 वीडियो के माध्यम से कुल 200 एमसीक्यूज को सॉल्व किए हैं। और अभी तक हम जो है धारा 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर पाए हैं। और धारा 55 तक जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से जो प्रश्न है वह ज़्यादा बनाए जाते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण तो पूरा एविडेंस एक्ट ही है, क्योंकि ऐसा अधिनियम है, यह भले छोटा सा है लेकिन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न एक्ट है कि इस अकेले से एक पेपर बनाया जाता है एपीयू की परीक्षा में, जबकि इतने बड़े बड़े अधिनियम हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस अधिनियम, उन सबको मिला करके एक प्रश्न बनाया जाता है, एक पेपर बनाया जाता है। तो आपको इसकी महत्ता को समझते हुए इसके प्रत्येक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करते हुए आगे बढ़ना है और वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।